थोड़ा सा मित्र हैं, साथ में पढ़े हैं, एमएड साथ में किए, इसलिए थोड़ा हंसी मजाक हो जाती है। चलिए भैया। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम लोग अथ हल संधि का आरंभ करेंगे और भी बहुत सारी आप लोगों से बातें करनी है आज। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने प्रयास किया, नीचे से टॉप 10 आए हैं, उनको सबसे पहले तालियां उन लोगों के लिए। लिस्ट कल प्रकाशित हो जाएगी और जो लोग बच गए हैं, हम ग्रुप में भी इस बात को कहेंगे, वो कोई बात नहीं, कुछ समय आपको नहीं मिल पा रहा हो तो कल तक आप उसे हल कर सकते हैं, क्योंकि मैं देखा कि लोगों के पास समय की बहुत कमी रही। समय की कमी इतनी रही मित्रों कि हमारे पास बस 6 से 7 लोगों ने उसको, जब हमने कहा था कि 20-20 प्रश्न भेजने हैं, फिर हमने हाफ कर दिए कि चलो 10 तो कम से कम भेज ही दें, तो लेकिन नहीं भेज पाए। 6-7 लोगों ने ही इसको गंभीरता से लिया और उन्होंने प्रश्न बना के भेजे, और 6-7 में से भी 4 लोगों ने सिर्फ उनको टाइप किया, कुछ मतलब जैसे उनके पास मोबाइल में टाइप किया है, लैपटॉप में तो मुझे शायद नहीं लगता कि कोई, पर वो मोबाइल वगैरह के अच्छे टाइप थे वो, तो बढ़िया, अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छा। उन जिन्होंने भेजा ये सब सामग्री, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयां, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने भेजे, जिन जिन लोगों ने प्रश्न भेजा था, उनके भेजे गए प्रश्न में से लगभग एक एक प्रश्न जरूर रखा था। पहले हम सोच रहे थे कि चलिए हम 50 प्रश्न रखेंगे, फिर सोचा आप लोगों के पास तो टाइम नहीं है, फिर 50 हल कैसे करोगे? जो 10 भेज नहीं सकता वो 50 हल कैसे कर सकता है? तो इसलिए हमने सोचा इसको भी हाफ कर दो, इसलिए हम 25 प्रश्न रखे, और पर उन्होंने क्वालिटी इस तरीके की रखी कि पूरी संधि कवर हो जाए। सूर्यकांत जी, उसमें स्मरण भी था कि आपको याद है कि नहीं कितना, उसका भी सीक्वेंस लगाया हुआ था। उपसर्गों वाले प्रश्न में आपने देखा होगा, जिसको सही से याद होंगे वही ठीक से उसे कर पाया होगा, और काफी सारे सूत्रों के अर्थ पूछे थे, है ना, टिक मार्क में। मुझे ही लगता था कि शायद मुझे कहीं लिखने वाला नहीं पूछना पड़े, पर टिक मार्क से काम चल गया। इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे कि उसमें लगभग असंधि कवर हो गई है 25 प्रश्न में, मैं ये मानता हूं। अच्छा, और जो सबसे ज्यादा तालियां जिन लोगों के लिए बनती हैं, जिन्होंने अपने आप को बहुत उबारा है ना, बहुत उभारा है, ऐसे टॉप 10, कुछ तो लोग तो 25 में से 25 लाए, तो वो तो सुपीरियर है मेरी दृष्टि में। उनको तो भगवान बहुत अच्छे तरीके से उनकी उन्नति करना, और व्याकरण में उनका जो ये श्रम है वह उन्हें और आगे ले जाएगा। हालांकि मैं ये मानता हूं कि प्रश्नों के आधार पर ज्ञान का आकलन नहीं है, फिर भी मानता हूं कि उन्होंने जो मेहनत की है ना, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के ज्ञान अधिक होगा, उनका शायद एक आध प्रश्न उनकी गलती के कारण इस तरीके से हो गया, पर वो भी लोग जो इस प्रकार के हैं वो सब बधाई के पात्र हैं सबसे ज्यादा। और जैसा हमने कह रखा है कि हम जो टॉप 10 है शुरुआत से जो बने हैं, उन टॉप 10 को कुछ पुरस्कार देंगे। तो पुरस्कार स्वरूप जो है, पुरस्कार स्वरूप क्या मैं पंतोला जी एक बात कहना चाहता हूं आपको, आप संस्कृत शिक्षा वाली आईडी से लॉगिन हो गए हैं, आप जब इससे लॉगिन होते हैं ना, तो जब बाद में लॉग आउट होते हैं तो 2-2 होस्ट दिखाता है उसमें। हाँ, तो आप अपनी आईडी से लॉगिन हुआ करिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, इस इस बात का ध्यान रखना है ना। चलो अभी तो कोई बात नहीं, पर लेफ्ट मत होना, लेफ्ट होके द्वारा आओगे तब दिक्कत है। अच्छा अच्छा, हाँ, इसलिए लगातार रहना, तो आप जैसे के तैसे रहोगे नहीं, वो होस्ट को होस्ट में बदल देता है फिर। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, रिकॉर्डिंग पे थोड़ा असर आता है इधर। हाँ,
मैं हाँ यहाँ हाँ से हाँ। एंड करता हूँ तो उसे एंड नहीं मानता है वो, फिर मुझे जब मैं करता हूँ इस मोबाइल से तब वो ऐसा होता है। कल ऐसा हुआ था पिछली वाली क्लास में। नहीं नहीं, लेफ्ट नहीं होगा आज, आज नेटवर्क ठीक है, बिल्कुल, आप बरसात भी नहीं लगातार आ रही। रहिएगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं वही कह रहा था इसी क्रम में कि हमारे जो टॉप 10 है उनको हम पुरस्कृत करेंगे, और वो पुरस्कार क्या क्या हो सकता है हम पंतोला जी और हम लोग कुछ अन्य हैं वो विचार कर लेंगे। अच्छा, तो जी उनको मिठाई खिलाई जा सकती है टॉप 10 को, है ना। और हाँ हाँ, और क्या क्या किया जा सकता है, विविध तरीके हैं, उनको सोच लेंगे क्या क्या करना है। और सबसे ऑनलाइन पहला मिठाई। पुरस्कार तो उनको बहुत बहुत शाबाशी, एक शाबाशी का सबसे बड़ा पुरस्कार है उन लोगों के लिए। भैया, हाँ जो लोग अंत तक पढ़ेंगे ना, हाँ, उनको एक प्रशस्ति पत्र वैसे भी हम संस्कृत शिक्षा से देंगे, ये मैंने भी सोचा था। अंत तक नहीं, प्रत्येक प्रकरण हाँ पर देना है, हम ये सोच लिए हैं। हमें जैसे अच्छा। कोई पंचसंधि पूरी कर लेगा हाँ हाँ। तो उसका हम बनाएंगे एक एक प्रमाण पत्र जी जी, जारी करेंगे उन लोगों के लिए कि उन्होंने यहाँ से पढ़ा है, जिससे पता चले। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उन्होंने संस्कृत सारा के माध्यम से अध्ययन किया है, ये उन्हें पता चलना चाहिए। जी तो बिल्कुल। उनके लिए प्रमाण पत्र जारी करेंगे। पंचसंधि के बाद, सडलिंग के बाद जो प्रकरण है, छोटे छोटे बड़े हैं, मतलब एक पूरा ग्रुप ग्रुप वाला प्रकरण। जी और मैं एक बात और बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग शायद इसमें इस प्रकार के भी हों जो कि शुरुआत के टॉप 10 में आए हैं, कि जिनको कुछ रुपए वगैरह की दिक्कत हो। रुपए वगैरह की दिक्कत का मतलब कि सबका एक जैसा नहीं होता। माना कि कुछ तो लोग अध्यापक है, उसमें कुछ तमाम वृत्तियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज के संकट काल में ऐसी घड़ी उपस्थित हो गई है कि शायद किसी छात्र या छात्रा के पास, आप में से किसी भाई या बहन के पास इस प्रकार की दिक्कत हो, तो टॉप 10 वालों को 1 मंथ का रिचार्ज केवल सक्षम लोगों के लिए, जो कि सॉरी, सक्षम नहीं, मतलब सक्षम लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो इस प्रकार के हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर है, उनके लिए हम लोगों का यह प्रयास रहेगा कि हर बार परीक्षा होने के लिए उन टॉप 10 में जो होंगे उनका हम ये रिचार्ज करेंगे, है ना, जो आर्थिक दृष्टि से कुछ कमजोर हैं उनके। अच्छा, जी यदि कोई ऐसा भी है जो टॉप 10 से बाहर है, लेकिन वो आर्थिक स्थिति से अच्छा नहीं है, तो हमारी टीम उसका वाकई में निरीक्षण करेगी कि वाकई में ऐसा है या नहीं। पहले उनको अपना बताना होगा, वो निरीक्षण करेगी हमारी टीम, है, सब प्रकार से परीक्षण करके 1 मंथ रिचार्ज उनके लिए भी अवेलेबल होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई में धन बाधा नहीं बनना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये, कोई क्योंकि बहुत बड़ा वो नहीं है, इसके कारण यदि कोई होगा तो हमें बहुत दिक्कत है। तो वह हम ऐसा कराएंगे, ऐसा एक प्रकल्प सोचा हुआ है ना। तो अच्छा है एक भैया, तो यह बढ़िया है। है। अच्छा, और दूसरी चीजें यह है मित्रों कि मैं इसमें देखा, मैंने आज बहुत सारे लोगों के वहां देखे पढ़े कौन कितने अंक लाए हैं, उस सबको देखा, लेकिन उसको देखने के बाद मुझे यह एक बहुत अच्छी फीलिंग हुई कि मैंने कहा कि इसमें जो ज्यादा लोगों ने जो टॉप किया है वो इतने मन से पढ़े हैं कि जिनका बैकग्राउंड संस्कृत नहीं था, मतलब था भी तो वो एक आधुनिक संस्कृत वाला था, पारंपरिक संस्कृत नहीं था, लेकिन उन लोगों के उत्साह से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। जैसे हमारे सूर्यकांत जी, जैसे हमारे श्याम सुंदर जी, जैसे मेधा जी, जिनको मैं जानता हूं कि इनका बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार का नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो प्रदर्शन किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और जिनकी व्याकरण में रुचि नहीं थी, लेकिन अभी 1 से 2 मंथ पढ़ने के बाद उन लोगों ने इस अचसंधि में जो यह किया है, अचसंधि में जो इतना इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे राजमणि जी कहते थे कि अरे मुझे तो व्याकरण से यह हो गई थी, घृणा हो गई थी, है ना, मैं तो कभी भी वो नहीं करता था कि मैं कभी व्याकरण पढ़ूंगा, लेकिन इस प्रकार के लोगों ने भी टॉप किया है, तो मैं समझ सकता हूं कि हमारे द्वारा किया गया यह जो श्रम है यह सफल हो रहा है। तो मैं बस आप लोगों से यह निवेदन करता हूं कि आप लोगों के पास माना कि समय का अभाव रहा होगा, बहुत बहुत सारे कार्यों में सब बिजी रहे होंगे, अतः हमें वो प्रश्न आंसर नहीं भेज पाए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं मित्रों आपको बताऊं
कि आप लोगों के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन मेरे पास दिन में 30 घंटे होते हैं। मतलब आप लोगों के लिए जो 24 है वो मेरे लिए 30 है। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान मुझे 30 घंटे कैसे दे सकता है? मतलब आप लोगों से 6 घंटे ज्यादा देता है। क्यों? आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोगों ने 10-10 प्रश्न बनाने में भी बहुत दिक्कत हुई। मैंने आपके लिए 25 प्रश्न बनाए और आपको बनाए ही नहीं बल्कि सूर्यकांत जी इस तरीके से व्यवस्थापन किया। यह गूगल फॉर्म को मैंने आपको बताया था, लाइब्रेरियन की सहायता से इसको सीखा था और सूर्यकांत जी इसको पहली बार ट्राई किया, है जी ना? जी जी। तो यह आपको तरीका कैसा लगा होगा, इसको लेकर के भी हमारे दवे जी हैं, उन्होंने भी अच्छा कहा था कि तरीका अच्छा है। तो इससे यह भी पता चला कि हम किस तरीके की और चीज इसमें ला सकते हैं। आप लोगों के भी सुझाव उसमें रहे। हमने लिखने का नहीं इसमें दिया, लिखने का इसीलिए ऑप्शन हटा दिया टाइम की पाबंदी को लेकर के। ठीक है ना सूर्यकांत जी? जी जी आचार्य जी, बढ़िया। तो यह भी आपके ज्ञान को बढ़ाने में सार्थक था कि नहीं? इस प्रकार का प्रश्न पत्र आप मुझे जरूर बताएंगे। जी चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 30 घंटे कैसे बना लिए हैं, ठीक है ना? 30 घंटे मित्रों आप भी बना सकते हो। आपको कुछ सूत्र याद रखने पड़ेंगे। सूत्र मतलब व्याकरण के सूत्र नहीं, जीवन के भी कुछ और भी सूत्र हैं। ठीक है कि आज समय की महत्ता बहुत बढ़ गई है। समय की महत्ता के देखते हुए ही मुझे आप लोगों से जब प्रतिक्रिया नहीं मिली प्रश्न उत्तर के रूप में, तो मुझे सूझी ये भर्तृहरि के वैराग्य शतक का 49वां श्लोक जो मेरे बैकग्राउंड में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा इसको आपको थोड़ा बताता हूं, आपको टाइम की महत्ता पता चले और आप भी अपने 24 घंटे को 30 में कैसे बदल सकते हैं, इस कला को आप भी सीखें। ठीक है ना? जी तो सबसे पहले मित्रों मैं आपको बताऊं कि भगवान ने हर एक प्राणी को 24 आवर्स दिए हैं। वह उनका इस्तेमाल कैसे करता है, यही उन्हीं का इस्तेमाल करना कौशल है। माना कि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन हम ठीक से पढ़ रहे हैं तो उसको ठीक से पढ़ें। जैसे भाई हमारे संधि हो गए, संधि का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप व्याकरण का काफी हिस्सा समझ चुके हो। ठीक है ना? अब हल संधि है, हल संधि थोड़ा उतनी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि संधि के शुरुआत में बस आपको दिक्कत है, हल संधि में आपको उतनी परेशानी नहीं आएगी। तो हल संधि पढ़ते ही आप विद्वान हो जाएंगे, पक्का कन्फर्म। तो आपकी विद्वता में जो दूर हैं, है ना, दूर हैं जितना, तो बस 20 दिन दूर है। 20 दिन में हम हल संधि पूरी कवर कर देंगे तो आपकी विद्वता पर 4 चांद लग जाएंगे, आप विद्वान कहलाओगे फ्री फॉन्ट के। ठीक है, फ्री फॉन्ट के नहीं, आपने बहुत मेहनत की है। मैं जो ये कहना चाहता हूं कि समय की सबसे बड़ी महत्ता है। सबसे बड़ा कामयाब व्यक्ति वो है जिसने समय पर विजय प्राप्त की है। जिसने अपने टाइम को बर्बाद किया है वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो हम अपना यह ध्यान रखें, माना कि हमारे पास बहुत सारे कार्य होते हैं, मैं इसको बार बार कहता हूं आप लोगों से, हमारे पास बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन आप कभी कभार क्या करते हैं, अपने गैर महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनमें उलझ जाते हैं, महत्वपूर्ण कार्यों के सिवा। जैसे कि माना कि आप पढ़ने जा रहे थे लेकिन बीच में ही मोबाइल की घंटी टर्न कर गई, कोई मैसेज आ गया है ना, मैसेंजर से या व्हाट्सएप से, तो आप क्या करते हैं, आपको आकर्षित कर रहा है, आप अपना जो समय उधर देना चाहते थे आपने इधर दे दिया। या फिर मानो कि आप मोबाइल के द्वारा अन्य कोई कार्य करना चाह रहे हैं लेकिन बीच में ही आपके टपक पड़ते हैं तो आप उनको देखने में बिजी हो जाते हैं। मैं आज ये आपसे कहूंगा कि जिस यंत्र के द्वारा हम आपको पढ़ा रहे हैं, यह यंत्र आपके कार्य का साधक भी है और यह आपके कार्य का सबसे बड़ा बाधक भी है। आपको इसका इस्तेमाल ठीक तरीके से करना है। हमारे ऋषि महर्षियों ने टाइम मैनेजमेंट की क्या उनके टाइम पे भी समस्या थी, तो उन्होंने इसको थोड़ा गंभीरता से सोचा और पूरी जीवन शैली को इस श्लोक के माध्यम से दर्शाया है। हम इस पर बात करते हैं सबसे पहले मूल रूप से, ठीक है ना? फिर और बात आपसे बाद में कर लेंगे जी। आयुर वर्ष है, एक र छूट गया है, कहाँ रख दिया, तो यहाँ पर एक र ज्यादा लगा। लोग नहीं यार, बीच में बहुत फोन करते हैं,
इनको समझ नहीं आता है पढ़ाने का टाइम, पढ़ाते पढ़ाते कहाँ रख दिया ये। अच्छा चलिए, तो यह एक श्लोक है भर्तृहरि जी का जी। तो इस श्लोक को मैं पहले सुनाता हूँ आपको कायदे से, इसका अर्थ बताता हूँ बाद में। आयुर्वर्षसतां नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधि वियोग दुःख सहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारि तरंग चंचल तरे। सौख्यम या फिर शास्त्रम, शास्त्रम कुतः प्राणिनाम, कुछ भी कर सकते हैं इन दोनों में से, ठीक है। चलिए इसका अर्थ क्या है आप समझिए। इसका अर्थ है मित्रों कि आपका जीवन, मान लेते हैं कि आप 100 वर्ष जियोगे, क्या लगता है 100 वर्ष जियोगे, है ना? आजकल जी लोगे? मुश्किल है, नहीं और क्या। कोरोना फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है मित्रों, आयुर्वेद को तो मौत के घाट उतार दिया है जब से एलोपैथिक चिकित्सा आई है तब से। जी। मैं तो मानता हूं कि चलो आयुर्वेद कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं था, तो चलो एलोपैथिक तो बहुत बड़ा विज्ञान है ना। तो पहले आयु व्यक्ति की 100 होती थी, एलोपैथिक की टेक्नोलॉजी से 200 हो जाए, अरे 200 नहीं तो कम से कम 150 तो हो जाए आदमी की, बढ़े। लेकिन मित्रों इसके विपरीत हुआ, 60 हो गई। अब तो 60-70 पर खेल हो जाए। 70 तो मतलब वो हो, ये तो भाई बहुत चिरायु हो गया, बहुत ज्यादा जिया, ये बात हो जाती है, ठीक है ना। जी जी। तो हमारे एक मित्र हैं वैदिक जी, इसमें ग्रुप में जुड़े थे, वो हमारे लिए वैदिक जी से उस दिन बात हुई थी, वो कह रहे थे आप बहुत चिरायु हो गुरुजी, ये वो। तो मैं वैदिक जी से प्रार्थना करता हूं, यदि वो ग्रुप में मुझे सुन रहे हो तो, कि चिरायु का वरदान ठीक है, अच्छी बात है, आप आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपको आशीर्वाद देना है वो यह दीजिए कि आपके अंदर जो जुनून है ना, वो जुनून हमेशा रहे। क्योंकि लोग, आयु बहुत होती है, बहुत लोग जी रहे हैं लेकिन बिना जुनून के जी रहे हैं। हम जुनून से कुछ कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों के बीच इस प्रकार का कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं उनसे इसी आशीर्वाद की कामना करता हूं कि आपके अंदर जो ये जुनून है, आप मुझे मतलब ऐसा आशीर्वाद दें कि जुनून ऐसा ही बरकरार रहे। जीने का आशीर्वाद ठीक है, लोग बहुत जी रहे हैं, पर इस प्रकार के जज्बा के साथ नहीं। तो बस मैं उनसे ये कामना करता हूं कि आप जो मुझे आशीर्वाद दें, इस चीज का दें कि जो मैं इस कार्य को कर रहा हूं, इस लगन से कर रहा हूं, इस गति से कर रहा हूं, मैं ऐसा ही करता रहूं। ये कम ना पड़ जाए, क्योंकि ये कम पड़ गई तो बहुत सारे लोग छूट जाएंगे भी संस्कृत से, उन्हें मैं प्रवेश कराना चाहता हूं। तो चलिए, मैं यह कह रहा है कि चलो मान लेते हैं पुराने लोगों के अनुसार कि 100 वर्ष ईयर है, ठीक है। तो मैंने एक चक्र बनाया हुआ है, आप इसे समझें कि यह 100% को उद्योदित कर रहा है कि इसमें 100%। लेकिन उसमें क्या होता है, रात्रौ तदर्थम गतम, नाइट के लिए लोग कुछ घंटे हैं, तो आधी तो व्यक्ति की जो ये है आयु, वो तो रात में बीत जाती है। मतलब यदि 100 वर्ष है तो 50 वर्ष का दिन होगा, 50 वर्ष की रात होगी, तो आधी तो रात को निकाल दो, है ना, जिसमें आप सोते हो अच्छे तरीके से, तो आधी तो रात निकाल दो। अब तुम ये मत कहना अरे मैं तो रात को 12 बजे सोता हूं तो मैं तो आधी रात उपयोग कर लिया। अरे तुम 12 बजे सोने वाले दिन में मैंने सोते देखे हैं, ठीक है, पर्याप्त सोते हैं वो, उतने दिन में उसका एवरेज निकाल देते हैं, तो इसलिए आप उसको रात के रखना ठीक से। तो आयुर्वर्ष नृणाम परिमितम और रात्रौ तदर्थम गता, तो आधी तो रात्रि में चली गई। अब ये समझ लो कि यह जो आधा भाग है इसको हटा दो, 35 बचा, 50 बचा ना, अभी तो 50%। 70 मानिए है ये 100 वर्ष चला गया इसमें, मैं अभी 70 नहीं मान रहा हूं, मैं 100 वर्ष मान के ही चल रहा हूं। 100 वर्ष में ज्यादा से ज्यादा मानूंगा ना। ये भी ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा, तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्वयो, तस्य अर्धस्य मतलब यह जो 50 बचा उसका आधा मतलब 25, ठीक है, ऐसे कर दो।
बालत्व वृद्धत्वयो, मतलब आधा तो बालक बालक मतलब बाल अवस्था में चला जाता है। बाल अवस्था में क्या है कि खेलना कूदना, बस हंसना गाना, कोई वो नहीं, ठीक है ना, वो जी। कुछ समझ नहीं होती है, वो तो ऐसे बिताता है जिंदगी कि बस जिंदगी बीत रही है, पर उसका कोई एक दिशा नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं होता उस समय पर। कोई 25% क्या है, तस्यार्धस्य बालत्व वृद्धत्वयो, ठीक है। जी। तस्यार्धस्य परस्य अर्धमपरम, अर्धमपरम का मतलब है कि यह जो 50 वर्ष में हम ये निकाल दें, इसको ऐसा कर दो, ये वाला कौन, इसमें 25%, क्योंकि लगभग बाल अवस्था समझ लो 10 वर्ष की है ना, मतलब 25 वर्ष में से आप ऐसे समझ लो कि 12 वर्ष बचपन के और लास्ट वाले 12 या 13 वर्ष बुढ़ापे के भी किसी काम के नहीं होते। तो इसलिए लिखा है तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरम, मतलब उस आधे का आधा, मतलब 25 वर्ष, ठीक है। ये टोटल 25 है, जिसमें से 12-13 रख लो कुछ भी, बालत्व वृद्धत्व के निकाल दो। अब बच्चे आपके पास इधर वाले 25, ठीक है। इस वाले 25 में क्या होता है जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि शेषम, शेषम मतलब बचे हुए 25 ईयर्स, व्याधि वियोग दुख सहितम, व्याधि, कभी किसी को लंबा रोग लग गया तो बेचारा व्याधि में, अर्थात व्याधि मतलब रोग, वियोग और दुख, कभी वियोग में और कभी दुख में। वियोग और दुख क्या चीज है, आज की पीढ़ी इससे परे जा चुकी है। वियोग और दुख है मित्रों, दुख उसे कहते हैं, वियोग से दुख उत्पन्न होता है, ठीक है ना, क्या होता है, वियोग से दुख उत्पन्न होता है। जैसे माना कि इस चीज से बचते नहीं है लोग, बच नहीं पाते हैं, कि वो क्या करते हैं कि जहां मित्रों प्रेम होता है ना, वहां साथ साथ में वियोग छुपा रहता है, ठीक है ना। इसलिए संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, यह उसकी 2 पार्ट है। जब आप प्रेम करोगे तो निश्चित है आपको वियोग होगा, जब आप तटस्थ रहोगे, किसी से कोई मतलब नहीं, लेना ना देना, मगन रहना, तो आप थोड़ा अच्छे से कर पाओगे। सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि हमारा जो ये पढ़ाई का टाइम होता है, मतलब यह जो गोल्डन ईयर जो अभी चल रहा है आप सब लोगों का और हमारा भी, इस समय हमें क्या है, वियोग और दुख गिर लेते हैं। कुछ तो दुख मतलब शत्रुओं द्वारा दिए गए दुख, और वियोग मतलब अपने लोगों द्वारा अथवा अपने लोगों के कारण जो होता है वह होता है वियोग। अब क्या एक परंपरा चल पड़ी है जी। कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, यह जो सिस्टम है, हमें यह पश्चिमी कल्चर सिखाने में बॉलीवुड का बहुत अच्छा योगदान रहा है। इसके लिए उसे तालियां तो बनती हैं एक बार। हमने अपनी लाइफ स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर दिया पिक्चरों से। हमने अपनी लाइफ स्टाइल वह जीना शुरू किया पिक्चरों को देख के। अरे जिसका विज्ञापन आ रहा है वही साबुन लाएंगे, जो विज्ञापन आ रहा है वही क्रीम लाएंगे, ठीक है ना। विज्ञापन में जो वो पहन रहा है, वो पहन रही है, वो हमें पहनना है। इस नकल के चक्कर में हमारा यहाँ पूरी पीढ़ी भ्रांत हो चली है। ऐसी ऐसी बात, रात रात भर तो फोनों से बात होती है, अब तो फोन तो चले गए, अब तो चैट से होती है, लाइव चैट और ऐसी ऐसी चैट आ गई है, क्या कहें। आज राजीव जी दीक्षित जी होते गुरुजी तो ये सब नहीं होता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ वो बहुत अच्छा समझाते गुरुजी। वो तो उद्बोधन देते थे, अच्छी बात है। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं कि आपका जो ये गोल्डन चांस है, मैं देखता हूँ रात रात तक लड़के बतियाते रहते हैं, सुबह उठाओ उठते नहीं है, क्योंकि मैं सुबह रोजाना वॉलीबॉल खेलने जाता हूँ 5:30 बजे। अब उन्हें उठाए उठते नहीं है नए लड़के, क्यों? अब जो रात भर चौके छक्के मार रहा है वो सुबह क्यों चौके छक्के मारेगा, ठीक है। हम, बड़ी दुख की बात है, मैं इसे बहुत दुख से कह रहा हूं कि हमारे भारत की जो नई पीढ़ी है
90% नई पीढ़ी सूर्योदय का दर्शन नहीं करती है कि कब सूर्योदय होता है। उनका जो, मैं ये कह रहा हूं, आप अपने छात्रों को इससे जरूर बताएं, आप अपने छात्रों को बताएं, आप अपने छात्रों के मित्र बने और उनको इससे निकालें। आप उनसे उनके मर्म की बातें पूछें। बहुत सारे लोग तो हमारे कुछ स्टूडेंट इतने पागल कि अरे क्या पागलता की हद, क्या इश्क उनके चढ़ा उन्हें कि फोन आ रहा है तो परेशानी, मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही, नहीं आए तो ज्यादा परेशानी, नहीं आए तो ज्यादा परेशानी, क्यों? वियोग की स्थिति और ज्यादा दुखद है। तो यह एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे टाइम मैनेजमेंट को गड़बड़ कर देती है। आपको जो कुछ भी करना है एक लीगल कार्य करिए। ऐसा नहीं कि लड़का लड़की को नहीं पढ़ने दे रहा और लड़की लड़के को बर्बाद और लड़का लड़की को, एक दूसरे को बर्बाद कर रहे है ना। यदि साथी और मित्रता है कुछ, तो मित्रता इस प्रकार की हो ना जिसका कोई सुखद परिणाम हो। इस प्रकार के क्या शरीर के आकर्षण की मित्रता कि जिसका कोई और छोर नहीं। शरीर का आकर्षण समाप्त होने वाला है कभी? क्या अंत तक नहीं होने वाला। तो यह आकर्षण में और प्रेम में अंतर समझें। इन दोनों चीजों से, है ना, इनमें अलग अलग करें सब चीज को। ऐसे नहीं घिचर पिचर कर देते हैं। जब हमारे लड़के, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब टीनेजर्स को पढ़ाते हैं तो सावधान हो जाइए। हमारे जमाने में जो टीनेज शुरू होती थी, मैं तो मानता था कि 13 वर्ष के बाद से, है ना, 13 से जी। लेकिन जी। अब शब्द रूढ़ हो गया है। अब उसे आप 10 से ले आओ, स्टार्ट करके 10 से ही सचेत हो जाओ। आज इस ग्रुप में कुछ माता पिता होंगे, वो भी थोड़ा सचेत रहे, अपने बच्चे के अथवा बच्ची के मित्र बने और मित्र बन करके उनसे यह सब बात करें कि वो कोई गलत दिशा में नहीं चले जाए। आपके नहीं डांट के कारण, इसके कारण है, उन्हें सही उस तक ले जाए। तो मैं वही कहना चाहता हूं, जो यह वियोग वाली बात। हमारे बहुत बहुत अच्छे ब्रिलियंट लड़के नहीं पढ़ पाए। कारण क्या रहा कि जितने वो ब्रिलियंट पढ़ाई में थे उतने ही ब्रिलियंट वो इश्क में हो गए। तो क्या हुआ कि उनका जो घोड़ा है, मन का घोड़ा, जितना शास्त्र में दौड़ता था, जितना पढ़ाई में दौड़ता था, उससे ज्यादा उधर दौड़ गया। क्योंकि ब्रिलियंट थे ना। ब्रिलियंट आदमी हर जगह ब्रिलियंट होता है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा यह अपना अनुभव रहा है और आप भी मुझे बताना मैं कहां तक सही हूं। पढ़ाई वही लड़के कर पाते हैं जो एवरेज होते हैं। ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं वो ज्यादा आगे भाग जाते हैं अपने मार्ग से ज्यादा मैंने उन्हें भटकते हुए देखा है मित्रों। क्या समझे? सही बात आचार्य जी, हाइपर एक्टिव टाइप। हाँ, मैंने ज्यादा भटकते हुए उन्हीं लड़कों को देखा तो ज्यादा ब्रिलियंट थे। इसलिए मुझे उन लोगों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है कि जो थोड़ा देर से समझें, कम समझें, वो सही है, लेकिन इसमें कंटिन्यू वो समझते रहे बस। तो यह जो चीज है, शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम और सेवादि फिर नियते। सेवादि फिर नियते क्या है, ये भी आपको थोड़ा समझना होगा। सेवादि भी वही बात है कि कभी उसको कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, कभी उसके लिए कुछ गिफ्ट ला रहे हैं। एक तो इस प्रकार की सेवा, और दूसरे किस प्रकार की सेवा की कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि सेवा का मतलब और भी हो सकता है। वो एक माता पिता की सेवा, अपने गुरुजनों की सेवा, इस प्रकार की सेवा। यह जो सेवा हमें करनी होती है, इस सेवा के द्वारा भी हमारा बहुत सारा समय चला जाता है। जैसे हमारा बहुत सारा, तो उस समय क्या करें, हम ज्यादा सेवा से भी बचना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि अति सेवा अति निद्रा च विद्यार्थी इष्ट वर्जे। ज्यादा सेवा करना और ज्यादा निद्रा लेना, ये विद्यार्थी को 8 चीजें छोड़ देनी चाहिए, है ना। वो श्लोक को आप लोग लिख के डाल देना, स्वादु श्रृंगार कौतुकम वाला श्लोक है, वो सब छोड़ देना। तो सेवा फिर नियते। फिर कहा है जीवे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम अथवा शास्त्रम कथम प्राणिना। थोड़ा यहाँ पर आपको समझना है। जीवे का अर्थ है मित्रों यहाँ पर जीवने। जीवे का अर्थ है यहाँ पर जीवने। वारि तरंग चंचल तरे जीवने। वारि तरंग चंचल तरे जीवने का मतलब है कि वारी की जो तरंग होते हैं, वारी मतलब पानी, उसकी जो तरंग मतलब क्या, लहर है, ऐसे इस प्रकार से जो चंचल है, क्या चीज, जीवन इस प्रकार का है ना। तो ऐसे जीवन में सौख्यम कुतः प्राणिनाम,
भारती हरि जी ने ये पाठ किया है, सौख्यम कुतः प्राणिनाम, कि ऐसे तो व्यक्तियों को सुख कहाँ है इसमें से बताओ। आदि तो नाइट में सो के बिता दी, आदि उसने बालत्व वृद्धत्व के वहां पर भी दुख है और तमाम चीजें समझ नहीं है उसमें बिता दी, और बाकी व्याधि योग दुख दुख शैतम बिता दी। ठीक है, तो बचा क्या उसके पास जो है 25% भी उसने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे है, जैसे तैसे उसने बता पाई। तो मतलब शास्त्र कुतः प्राणिनाम ये भी है, तो वो पढ़ेगा कब, तो कब उसके शास्त्र का चिंतन होगा। तो यही जो चीज है, हाँ जी बहुत अच्छे बजरंग जी, कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौशकम, बहुत अच्छे। तो यही जो चीजें हैं अपने, क्योंकि आप सभी अध्यापक हैं मैं मान के चलता हूं, और क्योंकि अध्यापक कुछ है नहीं तो हो जाएंगे, और कुछ तो है ही क्या, तो अपने छात्रों को साथ में थोड़ा मोटिवेट जरूर करें कि वो लोग कर सकते हैं कुछ। जैसे आप में से बहुत सारे लोग, जो मैं कह रहा था कि इस प्रकार के बैकग्राउंड नहीं थे, लेकिन उनका मैंने जो प्रदर्शन देखा तो मैं सोचा कि नहीं, आज की क्लास मोटिवेशनल होगी, टाइम मैनेजमेंट पर आधारित होगी। आप अपने प्राइम टाइम की पहचान करें। मैं सबसे आपको बड़ी बात बता रहा हूं, प्राइम टाइम का मतलब है कि आपका यह कोई एक मूल उद्देश्य हो, कुछ भी हो सकता है, आपका एक मुख्य कार्य, अपने उस मुख्य कार्य को अपने प्राइम टाइम में करें। प्राइम टाइम का मतलब वह होता है कि जिस समय आपका मन, बुद्धि, शरीर, सभी इंद्रियां ठीक से, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ठीक से जो काम करती हैं, उस प्राइम टाइम का उपयोग करें। जैसे आप यदि एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप क्या करें, अपने प्राइम टाइम को पहचाने, किन्हीं का प्राइम टाइम हो सकता है मॉर्निंग का टाइम, अरे मुझे मॉर्निंग के टाइम अच्छा याद होता है, पढ़ाई में अच्छा मन लगता है, तो उस प्राइम टाइम को पहचाने। किसी का दोपहर में मन लगता है, किसी का रात को मन लगता है ना, तो जो भी प्राइम टाइम है उसे पहचाने और उसका उपयोग करके, उस प्राइम टाइम का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, अपने 24 घंटे को 30 घंटे में बदल सकते हो। दूसरी बात वही कि अपने जरूरी और गैर जरूरी कार्यों के कॉलम बनाएं। गैर जरूरी कार्यों को बी कॉलम में रखें और जरूरी कामों को ए कॉलम में रखें। जब आपके ए कॉलम के कार्य हो जाएं तभी बी कॉलम के कार्य करें, और सी कॉलम में कुछ अदर कार्य रखें, जैसे घर की सब्जी लाना, बाल बच्चे खिलाना ये सब जो सी कॉलम के काम है, कि ये ऐसे काम होते हैं कि आप नहीं होंगे तब भी वो हो जाएंगे किसी न किसी के द्वारा, और आप होंगे तो आपके द्वारा हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ यह बनाए अपने लिए। तो टाइम मैनेजमेंट भी तो बहुत जरूरी है। यह आपका चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कुछ भी क्षेत्र हो आपका, किसी भी चीज का, यह आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और जी तो आज हमें हल संधि का थोड़ा सा आपको परिचय करा देना है, उसके बाद हम समापन करेंगे। हल संधि आज आपको वैसे तो कल से ही पढ़ाएंगे थोड़ा, लेकिन आज उसका थोड़ा सा कुछ रूपरेखा और बता देते हैं जी। तो ये तो आपने जो श्लोक सुना भारती हरि जी से सुना, खैर चलिए कोई बात नहीं। मित्रों, जैसे आपने अच संधि में अचों की संधि पढ़ी थी, अर्थात अच वर्गों के स्थान पर कार्य हुए थे। जी जी बताइए बताइए, कौन कुछ कह रहे थे? नीति शतकम का है ना, नीति शतकम का श्लोक है नहीं? हाँ ये वैराग्य का है। जी जी नीति शतकम का है, वैराग्य शतक में, भारती हरि जी के वैराग्य शतक में, ठीक है ना, 49वां श्लोक हमारी किताब के अनुसार। हाँ सर ठीक है, ढूंढ लेना है ना। चलिए 49वां होगा, 47वां होगा, देख लेना है ना, इतने में ही है, ये तो पक्का पता है। चलिए अच्छा, इन तीनों शतकों को अलग ही बोलना चाहिए ना वैसे भाई साहब? हाँ, यदि उनको नाम से बोले तो एक एक बोल सकते हैं, भर्तृ हरि शतकम। हम तो नीति शतक में ही भी, मतलब हम लोगों ने देखा कि कई बार जैसे विशिष्ट कोई पूछे तो भी श्रृंगार शतक के अंदर है जैसा बोलते हैं, अन्यथा नीति में भी हम तीनों शतकों का वो कर देते हैं कई बार। क्योंकि वैसे करना क्या चाहिए? के अंदर क्या है कि 3 चीजों के 100 श्लोक है, नीति के 100 श्लोक, श्रृंगार के 100 श्लोक और वैराग्य के 100 श्लोक। जी जी बिल्कुल 300 है, ये वो 300 है, इसलिए मिलाकर के बोलना है तो उसे बोलना है फिर सुभाषित त्रिशती। आप देखिए इस ग्रंथ का नाम यही है, दिखाई दे रहा होगा तो, सुभाषित त्रिशती। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग करके बोलना है। वैसे भारती हरि शतक बोल देते हैं ज्यादा, कुछ होने इस नाम से भी है, अलग अलग बोलना है, ऐसा ही है। हाँ इस तरीके से बोल लेना चाहिए। चलिए बहुत अच्छे। वैष्णवी कुछ पूछ रही है। हाँ वैष्णवी जी बताइए, किसी प्रश्न में कोई डाउट था क्या आपको, आपने जो पढ़े थे? हाँ बताइए।
सर प्रणाम। नहीं, मेरे को कुछ और बोलना है। जैसे कि कल मतलब आज से या कल से आप हल संधि स्टार्ट कीजिएगा और उसके बाद हम जब अच संधि पढ़ेंगे तो मतलब रिपीट हम रिवाइज करेंगे, तो अगर हमें कोई डाउट होगा तो पूछ सकते। बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते, है ना? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल पूछ पूछने सकते की हैं। समस्या है ही नहीं। अरे पूछने की कोई समस्या है ही नहीं। और पूछने के लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, है ना? और यहाँ पर खुला ही हुआ है। हम तो पूछने के लिए इतना टाइम लेते हैं, नहीं तो यदि हमें जल्दी पढ़ाना हो ना तो हम क्या करें, जैसे यूट्यूब में अपनी बात को जल्दी 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 कह देते हैं, मतलब एक तरफ वाले अपनी पूरी बात को क्लियर कर दें, अपनी बात को हम टोटल सुना दें और दूसरी बात को ना सुने, तो उसमें टाइम बचत हो जाती है। लेकिन हमारा ये क्लास चल रही है, क्लास का प्रारूप ही यही है, ठीक है ना? बिरसरे जी, हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर किसी के मोटिवेशनल है, जैसे संधि माहेश्वरी हमारी संस्कृत की बुराई कर रहा है, तो गुरु संस्कृत का कोई मोटिवेशनल नहीं हो सकता? आप हो गए जैसे गुरु, आप एक उस पर डाले। आप हो जाओ प्रदीप जी, मैं आपका नाम डाल देता हूँ कल सुबह ही कि प्रदीप जी नए मोटिवेशनल मैं तो कह स्पीकर रहा हूँ बनेंगे। संस्कृत का हर एक व्यक्ति मोटिवेशनल है, क्योंकि क्यों है, हर एक व्यक्ति उसको सोचना है, क्योंकि वो गीता को जानता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं अपने जीवन का, है ना, कुछ अनुभव किया हुआ आपको बता दे रहा हूं कि एक लड़की थी गोरखपुर में, तो वहां लड़की संदीप माहेश्वरी जी को सुनती थी, तो वो कहते आपने संदीप माहेश्वरी को सुना है? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं सुना। उस समय नहीं जानता था, आज से 5-6 वर्ष पूर्व जो है मैं जी। तो उसने पूछा कि वो तो बहुत अच्छे मोटिवेशनल है, तो मैंने कही कि वो मोटिवेशनल है, माना कि ठीक है, अच्छी बात है, पर हमें जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम तो संस्कृत में, हमारे सामने कोई ऐसी समस्या ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक हम तो फंसते ही नहीं है ज्यादा व्याधि और दुख में। मोटिवेशनल की जरूरत उन्हें पड़ रही है जो फंसे बैठे हैं, जो अपने और तमाम चीजों में बैठे हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे कई कारणों के कारण, अपने संस्कृत से कट गए हैं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है। गीता के ज्ञान में यही तो कहा गया है, क्या क्या कहा गया है कि निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन्, आप तो मात्र निमित्त मात्र हो। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, अहंकार से विमूढ़ आत्मा अपने आप को कर्ता मानता है, गीता में कहा है। गीता क्या कहती है? जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ होने दो, अच्छा हो रहा है, कर्मण्येवाधिकारः, कर्म करिए, कर्म में तेरा पर अधिकार वो क्या है गुरुजी, पर वो मोटिवेशनल है तो फिर क्रूरता तो नहीं फैलाएं अन्य विषयों के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, ये भी तो है एक। मैं उसको कोई बहुत मुद्दा नहीं मानता, बहुत सारे लोग कहते हैं इस प्रकार। मैं उनको, अरे संदीप जी से विभ्रमित मानता हूँ कि उनकी अज्ञानता से। जी ठीक है गुरु, ये पंतोला जी गुस्सा हो रहा है। और मैंने किसी भी संस्कृतज्ञ को, बहुत सारे मोटिवेशनल को सुनते कभी देखा ही नहीं, ठीक है ना? क्योंकि देखो, सुभाषित त्रिशती में से नीति शतक मुझे याद, पंचतंत्रम लगभग याद, और भी बहुत सारे सुभाषितम याद। तो हम तो लोगों को उपदेश देते हैं मोटिवेशनल के विषय में, हम नहीं। आचार्य जी, मैं तो हाँ आचार्य 2 मिनट मुझे दीजिएगा बस। अच्छा ठीक संदीप जी 2 मिनट आप मुझे देंगे तो मैं बोलूंगा, आप समय दें तो ही बोलूंगा। समय 2 मिनट है, 7:50 हो रही है, 7:52 तक बोले। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि संदीप जी, मैं आपसे क्रोधित नहीं हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार दुनिया में इतने सारे विषय हैं, हम उन सब की चर्चा यहाँ नहीं कर सकते। और कोई संस्कृत के लिए ठीक है, एक नहीं हजारों लोग हैं जो बुरा भी बोलते हैं, तो हम हर किसी के पीछे पड़ जाएंगे तो हमारा अपना ज्ञान दूषित हो जाएगा। दूसरी बात है, हमको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। गौर गोपाल दास जी हैं, बहुत अच्छे जो है, विदेशों में भी अंग्रेजी भाषा में लोगों को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, आप उनको सुनिए कभी। और राम भद्राचार्य जी के तो क्या कहने, जो जन्मांध थे या उसके साथ जो भी उनको बताते हैं, पूरा राम मंदिर अयोध्या के उसमें पक्ष में उन्होंने इतने शास्त्रों का वाचन किया है, कोर्ट में इतनी अपनी ज्ञप्तियां दी हैं। जो व्यक्ति अंधा हो इतनी बढ़िया राम कथा करता है, तो ऐसा संस्कृत वाला ही हो सकता है। सोचिए, जिसकी आंख नहीं थी, ऐसा तुलसीदास भारत में हुए। ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, जैसा आचार्य जी कह रहे हैं। संस्कृत पढ़ने वाले को वास्तव में आवश्यकता नहीं है किसी मोटिवेशनल स्पीकर की। मोटिवेशन तो उन लोगों को आवश्यक है जो अधर में गिर चुके हैं। हमारा तो वैसे ही चारित्रिक उन्नयन है जन्म मृत्यु तक।
वेद को मत छोड़िए, आपको किसी की आवश्यकता है ही नहीं। बिल्कुल। हो गया वक्तव्य पूरा, जी। बहुत अच्छा। और बस मैं एक बात और आपसे बस लास्ट कहना चाहता हूं, यह बात, और बहुत गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूं, आप ध्यान रखिएगा। आपने क्या किया, अपने ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। आपकी गीता, महाभारत, रामायण को आपने पढ़ना छोड़ दिया, मतलब गीता भी महाभारत ही है, आपने महाभारत रामायण से दूर हट गए। महाभारत ये कहता है यदि हास्ति तदन्यत्र यदि हास्ति न तत्क्वचित्, आपने उसको पढ़ा ही नहीं। आपको किसी तीसरे थर्ड पार्टी की जरूरत इसलिए पड़ रही है, आपने अपने शास्त्रों को ठीक से नहीं पढ़ा, इसलिए आप मोटिवेशन के चक्कर में फंस जाते। अच्छी बात है, मोटिवेशनल हमें सुनना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी चीजों को तो पढ़ें जहां पर ये भरमार है बहुत अच्छे तरीके से। कभी रहा तो मैं इस बात को समय आने पर प्रस्तुत करूंगा कि कितनी सारी मोटिवेशनल चीजें हैं, क्योंकि हमारा इस पर कोई विशेष लेक्चर अभी हाल नहीं हो रहा है। आगे भविष्य में हम आपके सामने आप कहेंगे तो एक लेक्चर इस प्रकार का भी करेंगे कि संस्कृत में मोटिवेट करने की चीजें कहाँ हैं, किस तरीके से व्यक्ति को उभार सकती हैं। हमारे पास पूरा संग्रह पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा संग्रह पड़ा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ, हमने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए हमें तीसरी चीज की जरूरत पड़ रही है। तो इससे लगातार आप जुड़े रहे। और आज मैं अब 2 शब्द कह करके बस अपनी बात को और खत्म करूंगा, क्योंकि आज प्रारंभ नहीं हो पाया। मित्रों, हल संधि के विषय में थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि हल संधि में भी, जैसे आपने अच संधि में भी तमाम संधियां पढ़ी थी, अच संधि में क्या होता था, अचों के स्थान पर कुछ कार्य हुए थे, है ना, उसको अच संधि कहा गया था। हल संधि में भी क्या होता है कि वहां पर हलों के स्थान पर, अर्थात पूर्व में हल या फिर पर में हल के रहते, जो हल में कुछ परिवर्तन होता है। हल अच तो 9 ही थे आपके पास, अच 9 वर्ण थे, लेकिन हलों की जो है, हल 33 वर्ण है, आपको हकार को 2 बार जोड़ लो तो 34 हो जाते हैं। तो जो हलों की संधि है, यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संधि है। इसमें यह आपको पता चलेगा कि हल संधि के अंतर्गत क्या क्या वर्णों को किस किस रूप में बदल जाते हैं। तो इस हल संधि के लिए आपको क्या, जैसे आपको वर्ग याद हो, जैसे क ख ग घ ङ, ये पूरा वर्ग, छ ज झ ञ ट ठ ड ण, ये पूरे वर्ग तैयार हो कि किस वर्ग, क्योंकि इसमें कुछ वर्गों के स्थान पर कुछ वर्ग वाले आदेश बैठते हैं। तो इस प्रकार के वर्गों को आप तैयार कर लेना। और मित्रों, जैसे आपने अच संधि के अंतर्गत भेद पढ़े थे, जैसे यण संधि और अयादि संधि, गुण संधि, इसी प्रकार के भेद हल संधि के अंतर्गत भी हैं। हल संधि के अंतर्गत भी जो मुख्य भेद है वो इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, ठीक है। आपने ये कम सुने होंगे, अच संधि वाले ज्यादा सुने होंगे। और एक है अनुनासिक संधि, इसके अंतर्गत है ना, जशत्व और जस्तु संधि, चरत्व संधि, और क्या है, इसमें भी पूर्व सवर्ण और पर सवर्ण वाली संधि इधर भी है। जी जी। तो ऐसे करके इसमें भी एक संधि का बहुत बड़ा प्रकरण है, पर यह अत्यंत अब आप लोगों के लिए सरल होगा। तो बस हम अब ये अंत में ये कहना चाहते हैं कि आप इस पाठ को जो आपने पढ़ा है उसके लिए डेली पाठ करते रहें, और कल से हम फिर हल संधि में प्रवेश करते हैं। मैं आशा करता हूं आज का ये वक्तव्य आपके जीवन के लिए अथवा आपके जीवन से जुड़े हुए अन्य लोगों के लिए, यदि आप इसे उन्हें सुनाएंगे तो उनके लिए विशेष फलदायी होगा, कि उनको शास्त्र पढ़ने की तरफ ये प्रेरित करेगा, मेरा ऐसा मानना है। अंकित उपाध्याय जी कुछ हाथ खड़ा किए बहुत देर से। रात समापन करेंगे क्योंकि समय हो गया है, कल से करते हैं फिर। शायद वो कुछ नहीं कहना चाहते, धोखे से दब गया है। चलिए अंकित जी, चलिए कोई बात नहीं सर। आपकी आवाज नहीं आती अंकित जी हमें, आपके यहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं है जहाँ पे भी रहते हो। आप एयरटेल यूज करो, यदि आपके यहाँ एयरटेल अच्छा हो तो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी, चलो समापन करते हैं आज। आप सब लोगों से विदा लेते हैं। जिनका कुछ शेष रह गया है, जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं कर पाए, हाँ, बोलिए। पूरा करेंगे, आज हमें भेजेंगे। अंकित जी बोलिए। उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती है क्या? हाँ महादेव बोलिए। प्रणाम सर। हाँ बोलो तो सही, कुछ आ गया। ये जो आज का जो प्रश्न था, प्रश्न थे जो संधि प्रकरण,
उसमें प्रश्न नंबर 3 था, उसमें आया था अनुभूतिक मानाय, आहा, और ऑप्शन में था सही अनुभूति एक मानाय। आहा, तो वहां पर अनुभूति फिर क्या बना? क्या बताना है? यह हम तो समझ नहीं प्रश्न पाए क्या नंबर बताना था है। अनुभूतिक माना। तो देख लेना उसमें क्या था। जो है ये प्रश्न सुमित चतुर्वेदी जी से करिएगा ग्रुप में उसे यहाँ सुमित चतुर्वेदी जी उत्तर देंगे। ये उनका प्रश्न था, उनको डाला था, वो कह भी रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः आचार्य जी, शुभ रात्रि।